गुड इवनिंग गाइस, कैसे हैं आप लोग? बेहतर होंगे। और जो भी वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा, आप प्रॉपर उसकी स्टडी कर रहे होंगे, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम बायोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए वीडियो प्रोवाइड करते हैं, और ऐसी स्थिति में हम अब लगभग सिलेबस के एकदम निकट आ चुके हैं, पूर्ण होने, खत्म होने की कगार पे आ चुके हैं। और मैं अंतिम चैप्टर में वीडियो आपको प्रोवाइड कर रहा था जैव विविधता व संरक्षण पे, तो इसका ये कहीं ना कहीं 5वां वीडियो आपको दे रहे हैं। और लगभग इसी वीडियो में या कल के वीडियो में हम पूर्ण रूप से चैप्टर को खत्म कर लेंगे। दोस्तों, इस तरह से हमारा बायोलॉजी का सिलेबस लगभग दिसंबर खत्म होते ही पूर्ण रूप से खत्म हो गया, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आपका भी अपना प्रयास होना चाहिए कि जो भी सर पढ़ा रहे हैं हम भी पर वीडियो के अकॉर्डिंग ही उसका नोट्स बना करके उसकी स्टडी भी करते रहें, ताकि हमारी भी तैयारी एक कंटिन्यू तरीके से होती रहे, ठीक है। क्योंकि एग्जाम आपको पता है गाइस, ज़्यादा दिन नहीं रह गया है। मैं हर वीडियो में लगभग 1 मिनट का टाइम लेता हूं बताने के लिए कि एग्जाम की डेट एक, जैसे कि कुछ बोर्ड ने घोषित कर दिया है, जैसे बिहार बोर्ड ने 1 या 2 फरवरी से, अब जल्द ही 2-4-6 दिन में यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, अन्य बोर्ड भी घोषित कर देंगे दोस्तों। तो बहुत बहकावे में मत आइए। कुछ यूट्यूब चैनल वाले जून में ले जा रहे हैं एग्जाम को, कुछ मई में बता रहे हैं, कुछ जुलाई में बता रहे हैं। तो इन फेक न्यूज पर मत जाइए, आप ऑथेंटिक न्यूज पर आइए। जैसे ही शासन द्वारा ऑथेंटिक न्यूज आती है, हमारा चैनल आपको प्रोवाइड करेगा कि किस बोर्ड का एग्जाम किस तारीख से और किस महीने में होगा। लेकिन ये मान के चलिए जनवरी और फरवरी, ये 2 महीने ही आपके पास है। बिहार वालों के पास तो सिर्फ जनवरी है, क्योंकि फरवरी में तो एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में और बोर्ड वाले भी ये ना सोचे कि बहुत देर हो सकता है, यूपी में चुनाव है, ग्राम पंचायत चुनाव है, हो सकता है थोड़ा लेट हो सकता है। लेकिन मैं कह रहा हूं 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच में एग्जाम पॉसिबिलिटी हो जाएगा। इसलिए 1-2 महीने जो बचे हैं गाइस, कायदे से वीडियो देखिए, पर डे देखिए, नोट्स बनाइए और पढ़ते रहिए, ताकि कहीं से कोई क्वेश्चन आए तो छूटने ना पाए, ठीक है। और हमारा प्रयास रहता है हमारे चैनल का कि हर सब्जेक्ट का वीडियो बेहतर से बेहतर तरीके से दे, जो कि किसी और चैनल के प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलता, ठीक है गाइस। तो आइए देखते हैं, मैं विपिन सर आप लोगों के लिए एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो के साथ चर्चा करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अनअकैडमी आप सभी के लिए लेकर है स्टूडेंट अनअकैडमी एसेंट। अनअकैडमी एसेंट का मतलब स्टूडेंट ऑल इंडिया चैंपियनशिप टेस्ट है, जो कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है, और ये 10 जनवरी को होगा। और आप टेस्ट देकर इस स्कॉलरशिप्स भी जीत सकते हो 5 लाख रुपए तक के। और कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट एनरोल कर सकते हो ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ स्टूडेंट्स, ओके। हेलो स्टूडेंट्स, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उन पर क्लिक करोगे तो आपको ये पेज शो होने लगेगा। तो स्टूडेंट आप जैसे ही नीचे आओगे तो एनरोल फॉर फ्री पर क्लिक कर देना बच्चों। आप क्लास 11th में हो या 12th में, तो मैं 12th पर क्लिक करता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर आपको एनरोल का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो बच्चों अगर आपको जैसे आप एनरोल पर क्लिक करते हो और आपसे बच्चों आगे प्रोमो कोड पूछा जाता है, तो वहाँ प्रोमो कोड में बच्चों आपको ध्यान रखना है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस जरूर डालना है, स्मार्ट स्टडी क्लासेस, और बिल्कुल भी गैप मत करना स्मार्ट स्टडी क्लासेस में, तभी आप इस टेस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट दे पाओगे। और अगर आप पहले से ही हो तो बच्चों बस आपको एनरोल पर क्लिक कर देना है और आपका एनरोल्ड हो जाएगा, और आप आसानी से 10 जनवरी को टेस्ट दे सकते हो। यह वीडियो हमारा प्राणी विहार अर्थात सेंचुरीज, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आप अंसाल्ड उठाइए। अगर आपको ना यकीन हो, अंसाल्ड उठाओ और अंसाल्ड में जाकर ढूंढो, तो आपको ये सेंचुरीज नाम से पूछा गया होगा। अगर प्राणी विहार नहीं पूछा तो ऐसे सेंचुरीज इंग्लिश में कहते हैं, बट हिंदी में देवनागरी लिपि में इसी इंग्लिश को कन्वर्ट करके सेंचुरीज नाम से पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेंचुरीज क्या है, प्राणी विहार क्या है, यहाँ पर कैसे संरक्षण किया जाता है, उसका नियंत्रण कौन करता है, उस पर व्यय कौन करता है, किन किन तरह के प्राणियों का संरक्षण यहाँ किया गया है, और ये सब बातें यहाँ पे हम सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो आइए देखते हैं और इस चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, विहार होना चाहिए, ओके। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, यहाँ क्या होता है? तो सबसे पहली चीज किया है, एक संरक्षण क्षेत्र है। क्या है? प्राणी विहार, जैसे राष्ट्रीय उद्यान बना करके विभिन्न जीव जंतुओं को संरक्षित किया गया था, उसी प्रकार से प्राणी विहार भी क्या है, एक संरक्षण क्षेत्र है, जहाँ पे विभिन्न प्रकार के जंतुओं का संरक्षण किया गया है, ठीक है। तो वह संरक्षण क्षेत्र, ठीक है, वह संरक्षण क्षेत्र प्राणी विहार या सेंचुरीज क्या है, वह संरक्षण क्षेत्र है जिसकी स्थापना व नियंत्रण, ठीक है, जिसकी स्थापना व नियंत्रण कौन करता है? प्रादेशिक शासन करता है, अर्थात प्रदेश की सरकार करती है। परंतु इसमें लकड़ी काटने, घास काटने,
और पशु चराने की सशर्त अनुमति होती है। ठीक है, आपने राष्ट्रीय उद्यान में कल के वीडियो में देखा होगा, तो राष्ट्रीय उद्यान में नो एंट्री होती है, पूरा का पूरा एरिया निषिद्ध क्षेत्र है, ना घास काटना, ना खेती करना, किसी प्रकार के मानव गतिविधि को पूर्ण रूप से नो एंट्री जोन घोषित किया जाता है। लेकिन प्राणी विहार में ऐसा नहीं है, यहाँ घास काटने, लकड़ी काटने की अनुमति होती है, लेकिन सशर्त होती है, शर्त के साथ कि आप घास काटिए, आप लकड़ी काटिए, आप करिए, लेकिन वहां पर किसी प्रकार के वन्य जीव को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, उनको मारिए मत, उनको शिकार मत करिए, अन्यथा वन्य जीव कानून के तहत आपके ऊपर FIR हो जाएगा। ठीक है, तो लोग जाते हैं, लकड़ियां काटते हैं, क्योंकि जो इस जंगल के क्षेत्र में आदिवासी टाइप के जो लोग होते हैं उनका जीवन यापन उसी जंगलों से है। ठीक है, उनको शहर की तड़क भड़क चमक भड़क से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए वो क्या होते हैं, सशर्त जाते, आसपास के रहने वाले जो लोग हैं वो जंगलों से लकड़ी काटते हैं, घास काटते हैं और घास काट के अपने पशुओं को खिलाने का काम करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वह संरक्षण क्षेत्र जिसकी स्थापना व नियंत्रण प्रादेशिक शासन करते हैं और जिसमें लकड़ी काटने, घास काटने और पशु चराने की सशर्त अनुमति होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राणी विहार कहते हैं। ठीक है, प्राणी विहार, बिहार नहीं विहार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कन्फर्म। और भारत में वर्तमान की बात करें तो लगभग 450, कितने, 450 क्या है, प्राणी विहार बनाए गए हैं जो अलग अलग राज्यों में स्थित हैं। ठीक है, और जो कुल देश का 3% भूभाग क्या है, घेरे हुए हैं। हमने आपको राष्ट्रीय उद्यान की बात बताई थी, अगर याद हो, कि 1.16% ये क्या हुआ है, भारत के समस्त भूभाग का क्षेत्र घेरा हुआ है, और इसकी संख्या राष्ट्रीय उद्यान की लगभग 90 + 96 थी। लेकिन चूंकि यहां पर कुल प्राणी विहार की कितनी है संख्या, 448 है, तो जो 448 प्राणी विहार है, इनका अगर संख्या ज्यादा है तो निश्चित स्वाभाविक सी बात है कि ज्यादा एरिया भी कवर कर रहे होंगे। तो ये दोस्तों कुल भारत का 3% भूभाग, अगर 100% क्षेत्र में इंडिया है तो 3% भाग में इसके क्या है, कुल 448 प्राणी विहार क्या किए गए हैं, बनाए गए हैं। ठीक है, और एक बात कि यह कुल क्षेत्रफल का, भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर भाग में क्या है, 448 प्राणी विहार क्या है, स्थित है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्राणी विहार हो गया। ठीक है, कंफर्म हो गया। ओके, इसे कुछ सेंचुरीज कहते हैं, प्राणी विहार कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की बाघ अभ्यारण्य क्या होता है। ठीक है, क्या बात करेंगे कि बाघ अभ्यारण्य क्या होता है। ठीक है, टाइगर रिजर्व किसे कहते हैं, आपने सुना भी होगा, टाइगर रिजर्व। रिजर्व का मतलब लोग बोलते हैं ना, आपने रिजर्व कराया है, टिकट रिजर्व कराया है, सीट रिजर्व कराया है। रिजर्व का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र को घेर देना, किसी क्षेत्र को आरक्षित कर लेना, अपने अंडर कर लेना, वहां किसी दूसरे व्यक्ति, दूसरे पर्सन का जो आना जाना है वो चीज ना हो। ठीक है, तो ऐसा रिजर्व जो टाइगर के लिए बनाया गया हो, किसके लिए बनाया गया हो, टाइगर के लिए बनाया गया हो, तो ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, बाघ अभ्यारण्य कहते हैं, अर्थात टाइगर रिजर्व कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, ऐसा संरक्षण क्षेत्र जहां पर सिर्फ और सिर्फ बाघों को संरक्षित करने के लिए स्थापना की गई हो, उसी को बाघ अभ्यारण्य कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि भारत में कितने बाघ अभ्यारण्य हैं, पहला कौन सा है, किस लिए, ये सब बातें यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, क्लियर करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि भारत में घटते बाघों, ठीक है, भारत में घटते बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए दोस्तों कोई भी अगर संरक्षण किया जाता है तो उसी का किया जाता है जिसकी संख्या डे बाय डे घट रही हो, जो संकटग्रस्त हो और जिसकी गिनी चुनी संख्या ही पृथ्वी पर पाई जाए। आज से 200-400 सालों की बात करें तो इस पृथ्वी पर बहुत सारे क्षेत्र में जंगल थे और ऐसी स्थिति में सारे के सारे जो जंगली जानवर थे वहीं रह के अपना नेचुरल तरीके से जीवन यापन करते थे। लेकिन मानव की जो क्रियाकलाप है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि प्रकृति में हस्तक्षेप करने लगा, प्राकृतिक रूप से बने जंगलों को काटना शुरू कर दिया, लकड़ियों को, कीमती लकड़ियों का इमारत और बिल्डिंग्स बनाने के लिए, साथ में जंगल को फैक्ट्री और शहरों में तब्दील करने के लिए भी क्या किया गया, कत्थाधुन तरीके से काटा गया और उनका ख्याल नहीं रखा गया। इसलिए धीरे धीरे ये जानवर क्या हो गए, घटते गए, इनका शिकार भी खूब
किया गया, क्योंकि बाघों की मांस, बाघों के खाल, बाघों की हड्डियां अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बड़े पैमाने पर दोस्तों तस्करी की जाती है, क्योंकि इसका उपयोग सेक्स वर्धक दवाओं का बनाने में प्रयोग किया जाता है और सारी बीमारियों में भी इसके हड्डियों से बनी दवाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका शिकार इतनी तेजी से किया गया, इसको अंतरराष्ट्रीय मार्केट में तेजी से बेचा गया और बहुत सारी सरकारों ने इस पर कभी ध्यान नहीं दिया। और जब संख्या घट गई 1000 के आसपास पूरे इंडिया में, आप सोचिए इंडिया इतना बड़ा क्षेत्र है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ अगर 28 राज्य 29-30 राज्य की बात करें तो लगभग एक राज्य के खाते में 30 ही आएगा, इससे नहीं आएगा। 30 या 900, तो लगभग 1000 के आसपास जब बाघ बचे तब सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और संज्ञान में लेने के बाद इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करके इसके संरक्षण के लिए कार्यक्रम चलाया और कुछ टाइगर रिजर्व घोषित किए और वहां पर टाइगरों को पालना शुरू किया, संरक्षण देना शुरू किया, तब जाके इसकी संख्या में थोड़ी सी वृद्धि हुई। लेकिन दुर्भाग्य फिर से इसकी संख्या में बहुत तेजी से क्या हो रही, कमी हो रही, क्योंकि बहुत सारे जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग भी चोरी छिपे इसका शिकार करके इसके मांस, हड्डी, खाल को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बड़े पैमाने पर बेचकर हथियार लाते हैं। तो ऐसी घटना अगर सरकार ने नियंत्रण नहीं किया तो निश्चित ही वो दिन भी आ जाएगा जब बाघ पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों टाइगर रिजर्व क्या है? भारत में घटते बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने क्या किया, सन 1972-73 के आसपास, सन 1972 से 73 के आसपास इसे राष्ट्रीय प्राणी घोषित कर दिया। दैट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ दिस पॉइंट कि भारत का राष्ट्रीय प्राणी बाघ और किस सन में घोषित किया भारत सरकार ने? 1972 से 73 में घोषित किया। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF अर्थात वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड अर्थात विश्व वन्य जीव कोष की सहायता से भारत सरकार ने बाघ परियोजना का निर्माण किया। ठीक है, और इसी परियोजना के अंतर्गत, ठीक है, इस परियोजना के अंतर्गत केंद्र शासन ने कुछ राष्ट्रीय उद्यान जो पहले से बने थे और प्राणी विहार थे उनको बाघों के लिए टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया। क्या घोषित कर दिया? टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि तत्काल बाघों को संरक्षण करने की जरूरत थी और तत्काल राष्ट्रीय उद्यान या बाघ के लिए कोई अलग से क्षेत्र निर्माण करना इतना आसान नहीं था। इसीलिए जो पहले से बने राष्ट्रीय उद्यान और प्राणी विहार थे उनको सरकार ने बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित कर दिया। ठीक है, और इसका नियंत्रण जो है राज्य सरकार करती है। ठीक है, जिस राज्य में ये होता है उसका नियंत्रण तो वहाँ की राज्य सरकार करती है, लेकिन उसके रखरखाव में, संरक्षण में जो खर्च आते हैं दोस्तों, जो पैसा खर्च होता है उसकी व्यवस्था में, उस व्यवस्था का खर्च राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के करते हैं। ठीक है, राज्य सरकार प्लस केंद्र सरकार दोनों मिलकर के करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया टाइगर रिजर्व अर्थात राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब अगर हम बात करें भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो वर्तमान समय में 19 बाघ अभ्यारण्य हैं। टाइगर रिजर्व कितने हैं? भारत सरकार या इंडिया में कुल 19 बाघ अभ्यारण्य, शुरू में 7 था, फिर बढ़ के 10 हुआ। अभी वर्तमान समय में बाघों को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने टोटल 19 टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं, जहां पर बाघों को संरक्षित करने, पालने पोषने, उनके भोजन की व्यवस्था और उनके प्रसवन दर अर्थात ब्रीडिंग अर्थात रिप्रोडक्शन दर बढ़ाने के लिए व्यापक रूप से अध्ययन कर रही है और अध्ययन करके उनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए उनमें कार्यक्रम चला रही है। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे कि मैंने यहाँ कहा कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान को, प्राणी विहार को ही घोषित कर दिया बाघ अभ्यारण्य के रूप में। तो जैसे अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान जो पश्चिम बंगाल में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कहाँ बताया था? सुंदरवन का राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में। यहाँ पर नरभक्षी या मानवभक्षी बाघ को क्या किया गया है? संरक्षित किया गया है और संरक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, और दूसरे की बात करें रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भारत के रणथंभौर, याद है राजस्थान में बताया था, सवाई माधोपुर के निकट विंध्याचल और अरावली पर्वत पहाड़ी के निकट क्या है? यह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। उसी में क्या किया गया है कि बाघों को संरक्षित करने का प्रयास सरकार ने किया है। ठीक है, अब एक और फैक्ट की बात करें हम
कि सन 73-74 में जब भारत में बाघों की गणना हुई तो एक आश्चर्यजनक नतीजे सामने आए कि भारत में मात्र बाघों की संख्या 1500 से 2000 के आसपास, सिर्फ 1800 बाघ हैं। तो सरकार चिंतित हुई, सरकार जागी और जगने के बाद ही वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की सहायता से, विश्व वन्यजीव कोष की सहायता से ही इसे राष्ट्रीय प्राणी घोषित करने के बाद बाघ परियोजना का निर्माण करके राष्ट्रीय उद्यान और प्राणी विहार को बाघ अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया। ठीक है, और बाद में लगभग 10 सालों की बात करें, 74-10-84, लगभग 10 से 11 साल बाद, ठीक है, इसके जब फिर से गणना हुई तो बाघों की संख्या बढ़कर 4000 हो गई। तो एक बेहद और उत्साहित परिणाम मिले सरकार को कि यार बाघों की संख्या तो बढ़ रही है। तो इसी प्रकार से कुछ और राष्ट्रीय उद्यान और प्राणी विहार को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करके वहां भी टाइगर को जनसंख्या को बढ़ाने का कार्य किया गया, प्रयास किया गया। लेकिन दुर्भाग्य है कि सन 1985 के बाद जब गणना हुई तो बाघों की संख्या फिर घट करके 1000 और 1500 के पास ही आ गई, पूर्ववत की तरह। क्यों? क्योंकि यहीं पर शासन थोड़ा सा कहीं न कहीं चूक कर दिया, जिसकी वजह से टाइगर रिजर्व में जो नक्सलाइड एरिया के क्षेत्रों में पड़ते हैं, वहां के जो नक्सल होते हैं, नक्सलवाद होते हैं, इसका बड़े पैमाने पर शिकार किए, इसके खाल को, बाल को, हड्डियों को, मांस को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में बड़े पैमाने पर तस्करी करके चोरी छिपे बेचे। ठीक है, जो दवाइयां बनाने में काम आती है, जिससे बाघों की संख्या फिर से क्या हो गई, घट गई। हालांकि सरकार फिर से एक्टिव हुई और फिर से इन्होंने प्लान बनाया और कुछ और स्थानों को बाघ अभ्यारण्य के रूप में घोषित कर दिया, जिससे वर्तमान में 19 बाघ अभ्यारण्य कार्य कर रहे हैं और फिर से थोड़ी सी संख्या में वृद्धि देखने को मिली दोस्तों। ठीक है, लेकिन जितना परिणाम 1974 से 85 के बीच में 1800 से 4000, लगभग 2800 से ज्यादा जो है 2600 बाघ संख्या बढ़ी, उतनी तेजी से अब नहीं बढ़ रही है। ठीक है, हालांकि सरकार ने इसके लिए कार्यक्रम भी चला रखे हैं ताकि बाघों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो का जो पार्ट आपने प्राणी विहार सेंचुरीज पढ़ा और बाघ अभ्यारण्य पढ़ा, ये भी मैंने कंप्लीट कराया और कल के वीडियो में राष्ट्रीय उद्यान कंप्लीट कराए। अब लगभग हम लास्ट ट्रेनिंग पढ़ेंगे इस चैप्टर की। ठीक है, इसके बाद तो सभी पॉइंट को नोट करें सभी गाइस, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नोट करिए। तो गाइस आपने नोट कर लिया होगा, एक और हेडिंग जो बची हुई है संरक्षण से ही संबंधित। ठीक है, मैंने आपको पिछले वीडियो से ही संरक्षण के अंतर्गत वाह्य उत्थानीय संरक्षण, फिर स्व उत्थानीय संरक्षण, तो स्व उत्थानीय संरक्षण मतलब इन सीटू के अंतर्गत ही राष्ट्रीय उद्यान, प्राणी विहार, टाइगर रिजर्व और अब चौथा जो हम बताने जा रहे हैं जीव मंडल अभ्यारण्य अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यह भी क्या है, एक प्रकार का संरक्षण है, एक प्रकार का ऐसा क्षेत्र है जहां पे हम विशिष्ट व्यवस्था करके विभिन्न प्रकार के जीवों का संरक्षण करते हैं और मानव क्रियाकलापों को देखते हुए यहां पर जीवों को संरक्षित किया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है कि जीव मंडल अभ्यारण्य क्या है। यह भी एक संरक्षण क्षेत्र है। क्या है? यह भी एक संरक्षण क्षेत्र है जिसमें कुल 3 तरह के क्षेत्र, कितने तरह के? 3 तरह के क्षेत्र, कुल 3 तरह के क्षेत्र का निर्माण किया गया है। ठीक है, 3 तरह के क्षेत्र का निर्माण किया गया है, जिसमें पहला जो होता है वो केंद्रीय क्षेत्र होता है, सेंटर जोन होता है, जो नो एंट्री होता है, पूर्णतया प्रतिबंधित जोन होता है। इसमें किसी भी व्यक्ति को आने जाने की कोई किसी कीमत पर अनुमति नहीं मिलती है। ठीक है, और दूसरा जो क्षेत्र है प्रतिरोधक क्षेत्र होता है, बफर जोन, जहां हाफ एंट्री लोगों को मिलती है। और तीसरा जो होता है परिचालन क्षेत्र बनाया जाता है, जहां फुल एंट्री होती है, लोग आ जा सकते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को हम जीव मंडल अभ्यारण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव मंडल अभ्यारण्य कहते हैं, अर्थात बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। ठीक है, दिमाग में क्या रखना है कि जीव माने जाने, मंडल माने क्षेत्र होता है, यानी एक ऐसा संरक्षण क्षेत्र जहां जीवों को संरक्षित करने के लिए 3 तरह की व्यवस्था, 3 तरह के क्षेत्र डेवलप किए गए हैं। एक सबसे केंद्र वाला भाग, इसे केंद्रीय भाग कहते हैं, जहां कोई एंट्री नहीं है। उसके बाहर आओगे तो परिचालन क्षेत्र होता है, जहां हाफ एंट्री होती है, और सबसे बाहर का जो एरिया है यहां फुल एंट्री होती है और इसे परिचालन क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे 3 कैटेगरी में बटे हुए संरक्षण क्षेत्र को ही जीव मंडल अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक है, तो एक बार मैंने यहां थोड़ा कैटेगराइज करके समझाने का प्रयास किया है, आई होप आपको बेहतर समझ में आएगा। तो आप देखिए, केंद्रीय क्षेत्र जीव मंडल अभ्यारण्य में 3 क्षेत्र हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है केंद्रीय क्षेत्र, जिसे कोर एरिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर एरिया कहते हैं।
और ये नो एंट्री जोन होता है। क्या होता है? नो एंट्री जोन। यहाँ पर किसी व्यक्ति को किसी भी कीमत पर एंट्री नहीं मिलती है। यहाँ फोर्सेज भी लगाए जाते हैं ताकि कोई अवैध तरीके से घुसने ना पाए, और अगर कोई घुस भी जाता है तो पकड़े जाने पर उसे सजा मिलती है। भारतीय वन्य जीव के तहत जो नियम कानून है उसके अधिनियम के तहत सजा भी मिलती है। ठीक है। दूसरा है प्रतिरोधक क्षेत्र, बफर जोन। बफर एरिया जो होता है, यहाँ हाफ एंट्री होती है, अर्थात परंपरागत सांस्कृतिक क्रियाकलाप जो लोग करते हैं कर सकते हैं। यहाँ की भूमि का उपयोग जैसे पारंपरिक रूप से कुछ खेती करने अन्य कामों करते हैं वहाँ कर सकते हैं। ठीक है। कंप्लीट यहाँ एंट्री नहीं होती है। ठीक है। और तीसरे की बात करें, परिचालन क्षेत्र होता है जिसे मैन्युपुलेशन जोन कहते हैं, और यहाँ फुल एंट्री होती है, आ जा सकते हैं। ठीक है। परिचालन, चारों ओर आदमी आ जा सकते हैं, उसी को परिचालन क्षेत्र कहते हैं। यहाँ मनोरंजन करने, फसल उगाने आदि जैसे कार्यों की अनुमति मिल जाती है, होती है। ठीक है। ये है। अब बाई फिगर समझाने का प्रयास किए हैं। सपोज करिए यही कुल एरिया है, तो इसमें 3 तरह के क्षेत्र डेवलप हैं, 1 2 3। तो इसमें देखिए बीच में कौन सा है, केंद्र में कौन सा है, ये तीसरा है ना, इसे पहला डालते हैं हम लोग। ठीक है। तीसरा नहीं, इसे पहला, दूसरा और तीसरा। जो बीच वाला भाग है फर्स्ट है, ये केंद्रीय क्षेत्र कहलाता है, और ये नो एंट्री जोन भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर किसी को एंट्री करने की अनुमति किसी कीमत पर नहीं मिलती है गाइज, इसलिए इसे नो एंट्री जोन अर्थात कोर एरिया कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? COREARE, कोर एरिया कहते हैं, सेंटर जोन कहते हैं। ठीक है। अब इसके थोड़ा सा और आगे निकले, यहीं पर जीवों का संरक्षण होता है, इसलिए इसके इर्द गिर्द किसी को जाने की एंट्री नहीं मिलती है। ठीक है। दूसरे की बात करें, प्रतिरोधक क्षेत्र है, ये हाफ एंट्री जोन है। ठीक है। हाफ एंट्री, यहाँ एंट्री है लेकिन हाफ है, कुछ विशेष तरीके, कुछ विशेष कार्यों के लिए है, ना कि शिकार करने किसी और के लिए, इसीलिए इसे हाफ एंट्री जोन अर्थात प्रतिरोधक क्षेत्र कहते हैं, बफर जोन कहते हैं। ठीक है। फिर इसके बाहरी, सबसे बाहर की बात करते हैं, जो तीसरा भाग है सबसे बाहरी, तो दोस्तों ये सबसे तीसरा और बाहरी भाग जो है परिचालन क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे फुल एंट्री जोन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट रूप से लोग खेती करने या अन्य मनोरंजन करने, घूमने टहलने, देखने और टाइम पास करने के लिए आसानी से आ और जा सकते हैं। ठीक है। तो ये 3 तरह के क्षेत्र जहाँ पर डेवलप हुए एक साथ में, तो ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? जीवमंडल अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? जीवमंडल अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं जीवमंडल अभ्यारण्य अर्थात बायोस्फीयर। ठीक है। रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया जाता है। ठीक है। इस तरह से ये क्लियर हो गया आपका ये पॉइंट भी। ठीक है। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आने थे उस टाइप के क्वेश्चन को भी हमने इसमें क्या किया, कंप्लीट कराया। अब कल के वीडियो में ये चैप्टर हम फिनिश कर देंगे पूर्ण रूप से, 1-2 हेडिंग और है। ठीक है। वहीं से हम खत्म करेंगे। तो कल की जो हेडिंग होगी हमारी हॉट स्पॉट पर रिलेटेड होगी। ठीक है। किस पर? हॉट स्पॉट पर रिलेटेड होगी कि हॉट स्पॉट क्या होता है। ये भी पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको ऐसा समझाएंगे कि दिमाग में बैठ जाएगा। और पूरे भारत में 3 हॉट स्पॉट है, पूरे विश्व में 34 या 35 है। ये होते क्या है हॉट स्पॉट, यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या किया जाता है, इन सब बातों को देखने के लिए बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सभी गाइज, इसे नोट करें।